स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके सर, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। Recording in progress. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे बेहतरीन होंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब से नोटिफिकेशन जो है हमारा आईबीपीएस एएफओ का आया है, एक सवाल निरंतर जो है हमारे कानों में गूंज रहा है स्टूडेंट से, पूरी फ्रैटर्निटी से, कि भाई अब जो समय हमारे पास बचा हुआ है उसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और इसको लेकर अलग अलग लोग जो है आपको अलग अलग सजेशंस देते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारी बातें इसके अराउंड हो रही हैं, जिससे स्वाभाविक है कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कुछ लोगों का शायद उद्देश्य ही कंफ्यूजन क्रिएट करना है, राइट। हम यहां पर एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर मेरे साथ आकाश सर और कृष्णा सर जुड़े हुए हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, आप सारे इन लोगों को जानते हैं, आप लोगों का प्यार इन लोगों को मिलता है, ठीक है। हम सब मिलकर, हम तीनों मिलकर बेसिकली ईमानदारी से आपको यह बताना चाहते हैं कि आप जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है कहीं ना कहीं बेटर डायरेक्शन में जाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना किसी गलत सजेशन में फंसे हुए, या बिना किसी कंट्रोवर्सी के। सिंपल तरीके से, हाउ कैन यू एस आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन विद सिंपल टिप्स, यही हम आपके साथ आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में जरा एक बार आकाश सर और कृष्णा सर से भी इनका सजेशन जानना चाहूंगा। आकाश सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। और बेसिकली जो आज बात होने वाली है वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर होने वाली है। और ये जो पूरी बात रहेगी, सबसे पहले प्री के ऊपर होगी कि प्री को आपको कैसे क्वालिफाई करना है, क्या आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए। देन वो बात मेंस के ऊपर मूव करेगी, ठीक है। मेंस में क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और मॉक टेस्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। और प्री और मेंस के बाद हम लोग इंटरव्यू कुछ बातचीत करेंगे, और उसके बाद आगे भी सेशंस हम करते रहेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस एक सही तरीके से आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो आई थिंक सर स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले प्री के लिए करने वाले हैं। और प्री के लिए एक सर सबसे बड़ा डाउट रहता है कि उन बच्चों के लिए जो इस बार पहली बार एफओ देने वाले हैं, और अभी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद लगभग 2 महीने उनको मिलते हैं। अब इन 2 महीने में आईपीएस एफओ के एग्जाम को के प्री को कैसे क्वालिफाई किया जाए, और खासकर सबसे बड़ी समस्या जो इंग्लिश में आती है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। आपने कई एग्जाम दिए हैं, कई एग्जाम आपने टॉप किया है, तो इसके लिए आप सजेशन देना स्टार्ट करिए कि जो बच्चे हैं वो कौन सी अप्रोच को अपनाएं कि उनका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, एएफओ की जब बात आती है तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे जी, तब तक आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चाहे कितनी भी अच्छी है आपके कोर सब्जेक्ट्स में, वो किसी काम की नहीं रहने वाली। तो सबसे पहले हमें एक सीरियसनेस बिल्ड करनी पड़ेगी कि अगर हम एएफओ बनना प्लान कर रहे हैं तो हमारा पहला गोल ये है कि प्री हम क्लियर करें, और साथ साथ एडजेसेंटली हम उसको जो है बाकी सब्जेक्ट्स हमारे तैयार करते रहें। ऑब्वियस ही बात है, मेंस भी हमें आगे चलकर क्लियर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो देखने के लिए मिलता है वो है फोकस का, कहां रखा जाए। नोटिफिकेशन आ चुका है, प्री करें मेंस करें। दूसरा होता है, जैसे कि आपने कहा, इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ बच्चों के लिए मैथ्स और रीजनिंग भी चैलेंज होता है। पिछले साल जैसे एग्जाम देखा गया तो ठीक ठाक बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आए थे। मैं एक सिंपल सजेशन देना चाहता हूं जहां तक बात आती है प्री एग्जामिनेशन की तैयारी की, स्पेशली जो नए बच्चे हैं। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा। देखिए, सिंपल सी बात है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चा अटकता है। और ऐसे जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो इतने साल से कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसी की वजह से जॉब पर नहीं लग पा रहे हैं। बाकी कंटेंट नॉलेज उनको बेहतरीन है, लेकिन वो एक बैरियर है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और यहां पर रोल आता है इस बात को समझाने का कि इंग्लिश वाकई में है क्या। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, आपके सामने अगर कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप उसको समझ पाते हैं, आप उसको एनालाइज कर पाते हैं, और अगर मैं उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूं वो दे पाते हैं, तो आपकी इंग्लिश तैयार है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये कहूं, इंग्लिश ना रूल्स के बारे में है, ना रट्टाफिकेशन के बारे में है, ना किसी और चीज के बारे में है, सिर्फ समझने के बारे में है। इंग्लिश हटकर अगर हम लैंग्वेज शब्द बोले तो ज्यादा जो है बेहतर रहेगा। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो आप शायद मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, राइट। इसी तरह से एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो इंग्लिश में बात करे तो हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो उसको समझ पाए। और यहीं से तैयारी की नींव रखी जाती है। सबसे पहला कदम जिसके बिना कभी भी एग्जामिनेशन क्रैक ही नहीं हो सकता, वो है आपका रीडिंग स्किल। अगर आपको सामने जो लिखा है पढ़ना ही नहीं आता, फिर चाहे आप कितने भी ग्रंथ इकट्ठे कर लीजिए अपने बराबर में, कितने भी रूल्स याद कर लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है।
पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है न्यूज़पेपर का। दुनिया जहान के लोग ये बात कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन सच है ये बात, कुछ लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, जी बट जी। सत्य तो यही है कि हाँ एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश आती है वो न्यूज़पेपर की इंग्लिश आती है, और प्रोमिनेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर की आती है। हाँ कुछ जी। लोग ऐसा भी कहते हुए मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर के पैसेज निकाल लीजिए। तो मैं एक सिंपल सा जवाब देना चाहता हूं, अगर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसका पैसेज अगर मैं आज कर लूंगा तो उसका रेलेवेंस क्या है मेरी लाइफ में। जी जी। 2024 में मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, वहां पर डिमोनेटाइजेशन का पैसेज तो आने वाला नहीं है। वहां पर जो पैसेज आएगा वो कुछ ना कुछ जो हमारे आसपास जुड़ा हुआ है, पिछले 1 साल में हुआ है, उससे जुड़ा हुआ आएगा। तो कहने यस। का पर्पस ये है, रीडिंग में इन्वॉल्व रहिए। सबसे जरूरी है द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना। अगर पढ़ने की क्षमता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो द हिंदू एडिटोरियल का सेशन आप लगाइए। और अगर आप मेरा सेशन लगाते हैं तो वहां पर एक बेहतरीन चीज भी है कि हम एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। हाँ एग्जामिनेशन जी। में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसेज है, क्वेश्चन आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा, क्वेश्चन देख रहे हैं, पैसेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कहां लाइन लिखी हुई है वो आंसर ही टिक कर जाऊं। हमने भी ऐसे ही किया 8वीं 9वीं क्लास में, राइट। बच्चा बिल्कुल आज भी बिल्कुल। वही करता है। लेकिन बैंकिंग जो एफओ का एग्जाम है उसकी अंग्रेजी वैसी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। और अभी जिस टाइम पर हम खड़े खड़े हैं, अगर हम अभी भी शुरू कर दें तो जितना समय हमारे एग्जामिनेशन में है, अगर हम कंसिस्टेंटली 2 महीने 2.5 महीने अच्छे से उसको कर लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकते हैं। और आप लोगों के साथ सबसे बेहतर बात यह है कि आपको कोई मार्क्स को टारगेट नहीं करना कि मुझे 25 में से 22 लाने हैं, 23 लाने हैं कि ये कट ऑफ में ऐड होगा तब मुझे नौकरी मिलेगी। आपके लिए मेन कंसर्न है कट ऑफ क्लियर करना, हाँ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना, जिससे आप मेंस में जा सकें। मेंस में आप एक बार चले गए, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं, मैथ्स का कोई लेना देना नहीं, रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कैसे किया जाए। अब क्लियर करने में कुछ लोग क्या बोलते हैं, पिछले साल 2 कट ऑफ थी, 3 टारगेट कर लो निकल आएगा। अरे भाई ऐसे नहीं निकलता। तुम 3 टारगेट करोगे तुम्हारे 0 आएंगे, बिल्कुल सही तुम बात 20 सर। टारगेट करोगे तुम्हारे 10 आएंगे। तो जब तक ऊंचा सोचोगे नहीं तब तक कट ऑफ निकालोगे कैसे। सब पढ़ लो, ये मत करो वो मत करो, आप ये सोच नहीं सकते। आप एस्पिरेंट हैं, आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं ना, कंपटीशन बहुत है, आपकी चॉइस नहीं है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई आपसे, अगर आपको 3 घंटे पढ़कर एग्जाम क्रैक हो रहा है तो आपको 3 पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 4 पढ़कर क्रैक हो रहा है तो आपको 4 पढ़ना पड़ेगा। कोई नंबर नहीं है। आप तैयार हो, मत पढ़ो, 1 घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप तैयार हो, सवाल ये है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको आता कुछ नहीं है, आप रीड नहीं कर पा रहे, तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे की तैयारी में कैसे कर लोगे। आपको अपनी पूरी जान को झोंकना पड़ेगा, चाहे आपको दिन में 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़े, सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं। और सेम मैं मैथ्स और रीजनिंग के साथ भी कहना चाहूंगा, मैथ्स और रीजनिंग भी प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, हर बच्चा अलग होता है, किसी का मैथ्स कमजोर होगा, किसी का रीजनिंग होगा, किसी का इंग्लिश होगा। तो आपका जो वीकर पॉइंट है वो सबसे ज्यादा अटेंशन मांगेगा। उसके लिए समय नहीं देखना, किसी बेवकूफ ने कह दिया कि 1 घंटे पढ़ लो तो आप ब्लाइंडली उसको कह रहे हो हाँ 1 ही घंटे पढ़ेंगे हम। ये कोई लॉजिक नहीं है। अपने खुद को तो हम जानते हैं ना। अब जब खुद को ही नहीं जान सकते तो फिर फायदा क्या है। हमें पता है बिल्कुल। हम क्या कमजोर है, हम जान लगा देंगे, हम 5 घंटे पढ़ेंगे, हम नहीं सोएंगे। ये कोई थोड़ी ना कि शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट से जॉब नहीं लगती, हमें समझना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम एक नेशनल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो नेशनल लेवल का एफर्ट तो लगेगा। काम चोरी सिखाकर हम काम से बच थोड़ी ना सकते हैं। आपको कोई कहता मिल जाए कि काम चोरी करो तुम नौकरी पे लग जाओगे, मुझे एक बच्चा दिखा दीजिए। आप आधा टाइम तो कर लो, नहीं हो आप ये पाएगा। कर लो वो कर लो, सब बेवकूफी वाली बातें, गुमराह करने वाली बातें हैं, बेसलेस चीजें हैं, स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करने के लिए और अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप अगर इंग्लिश को क्रैक करना चाहते हैं 3 काम करिए। रीडिंग स्ट्रांग करिए, सुबह एडिटोरियल का सेशन लगाइए, मैं लगाता हूं, मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, अनुभव गोस्वामी के नाम से आपको मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम का आइडिया होगा कि एग्जाम कैसा दिखता है, वो एटमॉस्फेयर मिलेगा। और प्रैक्टिस होती है, एक आप खुद कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं। जब आप खुद मॉक लगाते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती प्रेशर वाली। लेकिन अगर आप 500 बच्चों 1000 बच्चों के साथ लगा रहे हैं तो आपको लगता है कहीं ये मुझसे पहले आंसर ना दे दे, कहीं मेरे से कम नंबर ना आ जाए। तो वो साइकोलॉजी जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक आप एग्जामिनेशन में हर बार जाओगे, फ्रेशर बच्चा जाएगा तो पैर लड़खड़ाएंगे, डगमगाएंगे, प्रेशर फील होगा। उस प्रेशर को पहले झेलने की आदत होनी चाहिए।
दिमाग ही नहीं काम करेगा तो फिर क्या मैथ, क्या रीजनिंग, क्या एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट। सुपर मॉक्स आप प्रैक्टिस सेशन लगाइए, 11 बजे मैं लगाता हूं। उसके बाद तीसरा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं तब तक कोई चीज नहीं। थियरी को बढ़िया तरीके से, सिलेबस की बात कर रहा हूं, सिलेबस को बढ़िया तरीके से करिए, समझने पर जोर रखिए, रटने पर जोर मत रखिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 5000 मत करिए। चीजों को समझिए, क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, तब जाके होगा। प्रैक्टिस करिए, एडिटोरियल लगाइए। इन तीन चीजों के अलावा अगर आप वीकली मॉक भी लगा लेते हैं एक बार, या डेली आधा घंटा पौन घंटा भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से कट ऑफ क्लियर करते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीरो से शुरू कर कर 20-20, 21-21 नंबर जो लेकर आए हैं। इवन अगर आप बिल्कुल देखेंगे तो हम्म, टॉपर से हमारी बात हुई थी, आकाश सर, कृष्णा सर, तो जितने भी टॉपर्स थे, यानी जो ऑल इंडिया रैंक थे, उन्होंने तक कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने एडिटोरियल के एमसीक्यूज ढंग से करे, 20 क्वेश्चंस आए एग्जाम में, 20 क्वेश्चंस आए, अगर हमने 20 में से 15 भी कर दिए तो 7.5 तो हमारे वहीं पर बन गए। और एक बार हम मेंस में चले गए, इंग्लिश बाय बाय, हम तो मेंस के पढ़ेंगे, हमें कौन सा टॉप करना था वहां पर। तो हमें समझना पड़ेगा, अपने को पहचानना पड़ेगा, मुझे लगता है। और आकाश सर, आई थिंक कृष्णा सर, आपके साथ भी इतने सारे बच्चे जो है वो जुड़े रहते हैं, और आपकी भी बात होती होगी इसके रिगार्डिंग, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं वो आपको भी फीडबैक सुनने के लिए मिलता होगा। हाँ सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे कांटेक्ट में जो बने रहते हैं, मतलब कि जो लोग एएफओ बन चुके हैं, उन लोगों से मैंने खुद सुना है कि अनुभव सर की क्लास देखने के बाद, उनकी क्लास रिवाइज करने के बाद मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने सर पर्सनली मैं कहूँ कि मैंने ये फीडबैक सुना है, और ये सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने भी सर साथ में ही काम किया है बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मेन जो चैप्टर्स हैं वो आरसी वाला है, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और देन उसके बाद आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस साथ साथ आप ग्रामर वाले पोर्शन को भी पढ़ते रहें, जैसे कि सर ने बताया कि कैसे पढ़ना है। तो आपका इंग्लिश वाला बेस काफी क्लियर हो जाएगा, और इनके साथ साथ जो आपने पढ़ा है उनके आप टॉपिक टेस्ट भी लगाते रहेंगे, तो आपको और जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि सर जितने टेस्ट लगाएंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उतना अच्छे से आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर यही इन्वॉल्व होना पड़ेगा चीज सब्जेक्ट में। जी अगर यही बिल्कुल चीज देखें तो मैथ और रीजनिंग के लिए भी लागू होती है, कि मैथ रीजनिंग में जो मेजर टॉपिक्स हैं, चाहे वो डीआई हो मैथ में, या फिर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, या फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो, यही रीजनिंग में अगर हम चाहे पजल देखें, चाहे हम अन्य देखें, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखें, इनपुट आउटपुट के देखें, स्लॉग्स देखें, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर साल रहते हैं, हर साल रहते हैं। तो इनके लिए प्रॉपर राइट अप्रोच यही है, जैसे सर ने बताया आपको, कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेन काम, मेरी एक राय मानिए आप सभी, कि आपको प्री के लिए डेली एक मॉक लगाना है, सर का प्रॉपर विजिट जो सर ने बताया है प्रॉपर उसको देखना है, इंग्लिश वहां से तैयार हो जाएगी, और पूरे हर एक सेक्शन के मॉक लगाने हैं, और मॉक की में जो जो पोर्शन स्ट्रांग नहीं है वो आप कमेंट करेंगे कि फर्जी मेरा इंग्लिश में ये थोड़ा कमजोर रहेगा, ये कमजोर रहेगा, सर आपको करवाते रहेंगे, और बहुत अच्छे से आपका प्री निकल जाएगा। जी सर। अच्छा सर, एक मेरा और सवाल था आपसे, बच्चों का सवाल है बेसिकली। जैसे जो बच्चा अभी से एएफओ की तैयारी करना चाहता है, और अभी से एएफओ की तैयारी करना चाहता है, और उसकी इंग्लिश जीरो है, एकदम जीरो है, तो उसको कब तक जो है पेपर के, प्री के पेपर के कब तक इंग्लिश कंप्लीट कर लेनी चाहिए, या कोई ऐसा चैप्टर भी है जिसको छोड़ देना चाहिए, या कोई ऐसे कंपलसरी चैप्टर हो जिनको पढ़ना ही पड़ेगा, वो जरा देखिए बता सर, अगर दीजिए। आप प्री की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है, तो दो तरीके होते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आप कुछ किताबें खरीद कर लाएंगे और वहां से जो है सिलेबस पूरा करना शुरू करेंगे, नहीं तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, वहां से सिलेबस पूरा करना शुरू करेंगे। इंग्लिश का जो टॉपिक है ना, हम मैथ्स में कह सकते हैं कि ये हमारे टॉपिक्स आते हैं। इंग्लिश भाषा है, उसमें उसको आप टॉपिक्स में नहीं तोड़ पाएंगे। तो आप जब शुरू कर रहे हैं, और स्पेशली अगर आप जीरो हैं, तो सबसे पहले पहला कदम, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप रीडिंग को करना शुरू करिए। आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं है, आप दिन का नियम बनाइए कि 15-20 मिनट ये 400 वर्ड्स मुझे पढ़ने हैं। मीनिंग समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार बस पढ़ लेना है उसको। दोबारा रिपीट करना है तो देखना है कि वो वर्ड्स कौन से हैं जिसके मीनिंग मुझे समझ में नहीं आए हैं। ये एक्टिविटी अगर आप 15 दिन तक करते हो तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपकी समझ में क्या आ रहा है, उछाल आ रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप किसी स्कूल में चले जाएं और अगर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के कॉरिडोर के सामने से निकले और इंग्लिश की क्लास अगर वहां पर चल रही है, बच्चे जीरो होते हैं, वो भी जीरो से ही शुरू कर रहे हैं। आप क्या नोटिस करते हैं? क्या आप ये नोटिस करते हैं कि टीचर उनको ग्रामर पढ़ा रहा है कि नाउन ये है, प्रोनाउन ये है? नहीं करते होंगे। आप सिर्फ वो एक चीज नोटिस करेंगे, वही है
कि टीचर तेज तेज आवाज में बोल रहा होता है और बच्चे उसके उनके पीछे पूरे सुर में जो है उसी बात को क्या कर रहे होते हैं, दोहरा रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक वो रीडिंग नहीं होगा तब तक जो सामने, मैं कहूँ ना सिंपल, जब तक हमारे पास पासवर्ड ही नहीं होगा, पासवर्ड ही नहीं हमें पता, तो फिर हम आगे क्रैक कैसे करेंगे, एंटर कैसे करेंगे? एंटर करने के लिए की है पासवर्ड होना। रीडिंग आपकी सही होती है, उसके बाद बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आप करना शुरू करिए। अगर आपको टीचर मेंटोर बढ़िया मिल जाता है तो इससे बेहतर बात कोई नहीं है। अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे इंग्लिश विद अनुभव सर, तो आपको वहां पर कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी और आप बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप उसको कर सकते हो। बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चंस आपको साथ में मिलते जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करते जाइए। आपने बस 2 चीज याद रखनी है। पहला, आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपका एग्जामिनेशन आपको पता है कब है, ठीक है? आप 0 से कर रहे हो तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्जाम से 1 महीने पहले आप सिलेबस खत्म कर लो और फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। वो सिलेबस करना ना करना बराबर ही है। आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। आप जब 40-50% सिलेबस कर लोगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस के साथ भी जुड़ जाना है और सिलेबस भी कंप्लीट करते रहिए, प्रैक्टिस भी कंप्लीट करते रहिए। जब आप मॉक्स लगाते हैं, जब आप सुपर मॉक्स की क्लास लगाते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को देखकर धीरे धीरे आभास होने लगता है, अच्छा मेरा एग्जाम ये ऐसा सवाल पूछा जाता है। पैटर्न आपके दिमाग में फिट होने लगता है। और एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा खेल ही ये होता है कि सामने जो लिखा है अगर मैं समझ पाऊं वो मुझे करवाना क्या चाहता है या उसको करने के लिए मुझे स्किल क्या चाहिए, ऐसे एग्जाम क्रैक होता है। दिक्कत हमारे साथ क्या है, एक ट्रेडिशनल बच्चा क्या करेगा, पहले रूल याद करेगा, 120 रूल ऑफ ग्रामर याद करेगा, 2 महीना तो उसी में लगा देगा वो। उसके बाद उसके पीछे के क्वेश्चन लगाएगा, 1 महीना उसमें लगा देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है मॉक लगाएगा। मॉक में नंबर आएंगे 25 में से 2, 1, 0 और फिर डिसअपॉइंट हो जाएगा, कह रहा है मेरे बस की नहीं है, मैं कर नहीं सकता। अरे भाई आपकी अप्रोच ही गलत है। आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे हो। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एग्जाम में सब मिला जुला कर पूछ रहे हैं आपसे। आपके तोते क्वेश्चन देख के उड़ जा रहे हैं, ना आपको नाउन समझ में आ रहा। एग्जामिनेशन में ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि चलो ये नाउन का सवाल है आंसर दो। आपने डिसाइड करना है गलती क्या है। तो भाषा को समझने पर जोर दीजिए। न्यूज़पेपर पहली चीज है जो आपको करनी ही पड़ेगी, स्किप ही नहीं कर सकते उससे आप। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लासेस और तीसरा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहो। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि एएफओ के एग्जामिनेशन में ये हमारे लिए सिर्फ प्री का मामला है, तो जो भी समय आपके पास है अगर आप अभी भी लग जाते हो तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। बस आपको लगना पड़ेगा, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अब डिले किया फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो होने वाली है। कृष्णा सर, मतलब ये है कि अभी एग्जाम निकल सकता है, आप जो बच्चे देख रहे हैं आपको बहुत आराम आराम से, बहुत आराम से, बस आप कंसिस्टेंस हो जाइए लगातार, तो आपका मैं हो आपको एक जाएगा। एग्जांपल देता हूं सर। मैंने लास्ट ईयर एक 30 दिन का प्रैक्टिस बैच करवाया था जी। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ था, सिर्फ वो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था और उस प्रैक्टिस बैच के दम पर ही उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया। मैं ये देखो सर, क्या होता है ना, जैसे हमारा जो एग्जाम है एएफओ का, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चे आते हैं। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी टफ सब्जेक्ट है, तो बच्चों को पढ़ने की आदत होती है। बच्चा ऐसा नहीं है नालायक है, बच्चे को पढ़ने की आदत है। यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अगर उसको सही मेंटोरशिप मिल जाए तो वो बहुत अच्छी चीजें कर लेगा, और अगर वो गुमराह होता रह जाए तो फिर वो उस वेब में फंस जाता है, फिर वो साल दर साल उसमें घूमता है और फिर फाइनली डिसअपॉइंट होकर चला जाता है। तो मेंटोरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सर वैसे भी ये जो गुमराह करने वाली बात है, ये बिजनेस के लिए लोगों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए, करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। मैं कहूंगा जैसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर मेंस में मैंने ये भी देखा है कि लोग गलत अप्रोच से पढ़ते हैं। जैसे रट्टा लगाना, लिख लिख के याद करना, ये सर जो अप्रोच है लिख लिख के याद करने वाली, ये मैं कहूंगा कि बाकी के सब्जेक्ट में हो सकती है लेकिन एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में नहीं हो सकती है। क्योंकि आईबीपीएस एफओ का जो मेंस का एग्जाम है उसमें अगर आप क्वेश्चंस देखोगे वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मींस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ती है, रट्टा से काम तो होता नहीं है। हमने रट लिया, 2 लाइनें रट ली, 4 फैक्ट रट लिए, इससे सर एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर मान लो गलती से कट ऑफ निकल भी जाती है तो सिर्फ कट ऑफ ही तक पहुंचोगे। मैं कहूंगा कि फाइनल सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी टॉपिक एग्रीकल्चर में पढ़ें, मेंस में पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसकी रीजनिंग को समझें कि वो क्वेश्चन क्या है, वो टॉपिक क्या कहना चाहता है। उससे अगर आप उसकी रीजनिंग समझ लेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आना होगा वो आप आसानी से एग्जाम में समझ पाएंगे।
जब आप सारा ये कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद बचता है मॉक और टॉपिक टेस्ट, आराम से लगाओ और मेंस में अच्छे नंबर आ जाते हैं आराम से सर। जब अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फाइनल जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाता है। और ये है। एक और चीज है कि जब भी आप एक पढ़ते हो, फीडबैक। हाँ आकाश प्लीज। हम मैं ये कह रहा कि जब भी आप पढ़ते हो आप ये देखा करो कि जैसे कि अगर कृष्णा सर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस के स्पेशलिस्ट हैं कृष्णा सर, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो राइट अप्रोच वही बता सकते हैं। अनुभव सर अगर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश के राइट अप्रोच सिर्फ अनुभव सर ही बता सकते हैं, कोई और मैं नहीं बता सकता कि यार मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूँ और आपको इंग्लिश के राइट अप्रोच बता दूं। तो किससे क्या अप्रोच जाननी है, आपको जो फैकल्टी या जो मेथड फॉलो करना है वो उस सब्जेक्ट का स्पेसिस्ट है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी अप्रोच की बात हो रही थी, एक टीचर के लिए उसका अप्रोच ही सब कुछ होता है। जी कंटेंट वही है, दुनिया वही पढ़ा रही है, सब कुछ वही पढ़ रहे हैं, हर बच्चा वही पढ़ रहा है, वही किताबें हैं। जब हम टीचर के पास जाते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन से नहीं जाते कि जो लिखा है वही लिखकर हमें बता देगा। हाँ असली सर। टीचर वही होता है जो अपने तरीके से बच्चे के अंदर ज्ञान इन्फ्यूज करता है। लिखा तो ऑलरेडी सब किताबों में है। और जो मेरा फीडबैक रहा है आकाश सर और कृष्णा सर को लेकर वो यही रहा है कि जब हम इनकी क्लास लगाते हैं तो लगता है हम पढ़ रहे हैं, वहीं जब हम दूसरी क्लासेस लगाते हैं तो लगता है हम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इस पर एक स्क्रिप्ट चल रही है और उस स्क्रिप्ट पर एक कर्सर चल रहा है। वहीं जब हम इन दोनों से क्लासेस लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को इन्फ्यूज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, हम 2024 में जी रहे हैं, एआई का जमाना है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड है ना लिख कर बता देने का, पढ़ा देने का, वो तो एक, मैं एग्रीकल्चर से नहीं हूं, मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, लाइन बाय लाइन बोलना ही तो है, ठीक है, और और शायद सर दो चार निकाल भी लूंगी। आपको सर इंग्लिश की हिंदी तो बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत जरूरी है कि राइट अप्रोच वाले टीचर को पकड़ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और सर एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा, बात हो रही थी कि एज ए स्टूडेंट हमारा काम सिर्फ एक है और वो है जॉब पर लगना। हाँ दूसरों जी। के काम बहुत सारे हो सकते हैं, पैसा कमाना हो सकता है, बिजनेस करना हो सकता है, मैनिपुलेट करना हो सकता है, दूसरे लोगों को खराब करना हो सकता है, लेकिन अगर हम ट्रू स्टूडेंट हैं तो ये चीजें हमें डेविएट नहीं करनी चाहिए, राइट। और हमें अपना फोकस जो है बनाकर रखना चाहिए। हाँ, गलत अगर कुछ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी खुद की आइडेंटिटी खो जाती है। लेकिन हमें फालतू की पॉलिटिक्स में लिप्त नहीं होना चाहिए, हमेशा अपनी रीजनिंग लगानी चाहिए कि अगर कोई हमसे कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्या सारी दुनिया भी वही कह रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए सारी दुनिया उसको बाहों में लेने के लिए तैयार है और आप जो है वो कुछ बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, शायद आपके साथ भी सेम ही यस ऐसा सर, हुआ है, हाँ सर। कर रहे हैं आपने तो भी हमें। ऐसा ही फील किया हुआ है कि अचानक जब तक हम रहते हैं तब तक हम भगवान होते हैं, हम गॉडफादर होते हैं, हम पता नहीं जीता जागता स्वरूप होते हैं। अचानक से छोड़ने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं और वो कमियां कोई और नोटिस नहीं करता, बस दुनिया में एक ही इंसान नोटिस कर लेता है। और फिर उसको लेकर जो है वो सारी चीजें हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, एक पजेसिव बॉयफ्रेंड होता है कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। तो बस वो ये इतनी बड़ी पजेसिवनेस अच्छी बात ठीक कही नहीं है। है। ये इतना ये पजेसिवनेस लाइफ में ठीक नहीं है, सही जगह ये सब लगाइए, बढ़िया रहेगा। और कल ये हाँ, बिल्कुल कृष्ण सर, कुछ कह रहे थे आप। हाँ नहीं, ये कह रहा हूँ सर, ये बात जो है लोगों को खराब लग सकती है। ये तो थोड़ा तो अब हम कुछ बात मेंस पे कर लेते हैं। प्री के लिए सर ने आपको बहुत बिल्कुल हेल्दी मेंस, बिल्कुल बिल्कुल बताया। मेंस को मेंस लेकर के लिए भी अगर हम, बहुत। जी जी, तो मेंस के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला अप्रोच, अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करें। देखो, एएफओ में अगर आप आ रहे हो तो पूरा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स आते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे हमारे पूरे बीएससी एग्रीकल्चर में 72 यूनिट्स है एक तरीके से, हाँ और वो सभी हमें तैयार करनी होती है। तो अब इतनी चीजें तो 2-3 महीने में हम पढ़ नहीं सकते, तो क्या करें। तो पहला अप्रोच आप क्या करो, अगर आप बिगिनर हो पहले उनके लिए जान लो, तो आप पहले 4-5 साल के पेपर देखो। अब ये इसलिए हेल्पफुल है, तो आपको थोड़ा 4 से 5 साल में पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि हमें ये टॉपिक छोड़ना है और ये टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो पिछले 5 सालों से एक चैप्टर है प्लांट प्रोपोगेशन। अब क्यों ऐसा है कि पिछले 5 सालों से प्लांट प्रोपोगेशन से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हो रहा है, पर उस चैप्टर से हर बार 2 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के उस चैप्टर से रखे होते हैं। इनके अलावा अगर बात करेंगे लेआउट मैनेजमेंट से, हर 5 साल में 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके अलावा गुआवा, बनाना, पपाया, ठीक है, ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। ये मुझे एकदम से याद कैसे हो गए, पर जी आप हॉर्टिकल्चर पढ़ाते इसलिए याद हो गए, नहीं। इससे ज्यादा मायने रखता है कि पिछले 5 साल के जब पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी ये चैप्टर तो छोड़ने ही नहीं है।
और इनके अलावा अन्य चीजें हमें पढ़ते चला जाना है। ठीक है, तो मैं एक एक सब्जेक्ट करके आपको बताता हूँ। मेजर सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो ज्यादातर जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री जो कि एफओ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और इनके साथ साथ आपको पूरा अलाइड साइंस भी अच्छे से तैयार करना रहता है। अलाइड के अलावा कुछ माइनर पोर्शन है जो थोड़े कम आते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इंटमोलॉजी, इंजीनियरिंग का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन और एक्सटेंशन। ये कुछ ऐसे आपके मेजर सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम में A4 जैसे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। इनके अलावा कुछ पोर्शन फिशरीज वगैरह का जो कि हम अलाइड में और नाबार्ड नॉर्म्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी सॉइल साइंस की अगर बात करेंगे तो इसको कैसे कंप्लीट करना रहेगा ये सर। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे IBPS एफओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो आप, तो जैसे प्री का सर ने तो बता ही दिया है, मेंस में आपको पहले ये देखना होगा कि पेपर का लेवल क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हर साल इजी आते हैं, कितने बहुत ज्यादा टफ आते हैं। इसको इस मतलब कि इस तरह पेपर को कैटेगराइज कर लो कि कितने क्वेश्चंस वेरी टफ और टफ की कैटेगरी में आते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और टफ पूछे जाते हैं। उन पे ही हमें जनरली, देखो, पेपर में हमें काम करना होता है टफ और वेरी टफ पे। इजी टू मॉडरेट वाला सर हो जाता है, सब हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, मान लो खैरा रोग पूछा गया, सबको आ रहा है वो। लेकिन अब अगर यही खैरा रोग के सिम्टम दे दिए जाए डिटेल में, तो ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं, उनको क्रैक करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। और जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो 1 हफ्ता करीब करीब अपने आप को दो, समझने के लिए, सोचने के लिए कि एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो कितना समय इस एग्जाम को क्रैक करने में लगता है, ये सारी चीजें। अगर हम बात करें एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की, तो एग्रोनॉमी में मेनली जो पोर्शन आता है वो आता है आपका प्रिंसिपल पोर्शन। क्रॉप प्रोडक्शन बहुत रेयर, और मोस्टली लोग जो है वो सर क्रॉप प्रोडक्शन ही पढ़ाते हैं, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन एक सरल पोर्शन है। ओपन करो पीछे स्लाइड और डायरेक्ट जो है वो खट 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 पढ़ दो, है ना, पढ़ दो। अब वो जो पढ़ना है वो आपका वहां पर क्वेश्चन करना नहीं हो पाएगा, पढ़ना और करना में अंतर होता है। तो प्रिंसिपल पोर्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो फैक्ट अपने आप उससे रिलेटेड याद हो जाएगा, उससे आपको, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो एग्रोनॉमी का पूरा प्रिंसिपल पोर्शन याद कर लो। और सॉइल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी याद कर लो, पूरी एग्रोनॉमी सॉइल साइंस रेडी। इतना पढ़ना होता है इसमें। बिल्कुल, और साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो फिर फैक्ट से एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। यही सेम बात अगर मैं हॉर्टिकल्चर में बताऊं तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप बेसिक प्रैक्टिस करोगे तो आपके आ जाएंगे। इनके साथ साथ प्लांट प्रोपगेशन पिछले 5 सालों से लगातार 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से तैयार करो। लेआउट मैनेजमेंट, ठीक है। इनके साथ साथ एक चैप्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जहां विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप तैयार कर लो। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो मेजर फ्रूट वाला पोर्शन ज्यादा तैयार करना पड़ेगा आपको। उनमें आपको क्या तैयार करना है, मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, ये ज्यादा। और जितने माइनर फ्रूट्स हैं उनकी वैरायटीज याद कर लो, क्योंकि वहां के वैरायटी से क्वेश्चन आते हैं। क्रिकेट वार वैरायटी किसकी है, सपोटा की, तो ये माइनर फ्रूट का क्वेश्चन था। ठीक है, वेजिटेबल साइंस की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन, इनके साथ साथ नर्सरी मैनेजमेंट, और सेकंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है 3 आपके कंप्लीट ग्रुप, सोलेनेसी और कोल क्रॉप्स, और इनके साथ साथ कुकुरबिटेसी, ये अच्छे से तैयार करो। और बाकी के केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो उनके अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है वो तैयार कर लो, सीडेड तैयार कर लो, और जो जनरल इंट्रोडक्शन है जो कि बोटेनिकल में आपका आ जाएगा वो तैयार कर लो। लैंडस्केपिंग में गार्डन, बोनसाई अच्छे से तैयार कर लो, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रोज, ग्लेडियोलस और क्राइजेंथेमम कार्नेशन, इनकी वैरायटीज याद कर लो। ठीक है, और इनका प्रोपगेशन मेथड। देन बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, इसमें प्रिजर्वेशन और प्रोडक्ट, प्रिजर्वेशन में बेसिक ऑफ प्रिजर्वेशन पूरा तैयार करना पड़ेगा, और जैम, जेली, मार्मलेड, इनके बारे में तैयार कर लोगे, आपका ओवरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। मेडिसिन और एरोमेटिक में क्या करना है, इनकी एक टेबल दे रखी हो, किसी भी किताब को आप देख लोगे, उनमें टेबल दे रखी होती है कि किसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, क्या उसका फैमिली है, क्या उसका बेसिक मतलब बेसिक कौन सा कंपाउंड होता है। ये पूरा पोर्शन हॉर्टिकल्चर का आपका इजीली 10 से 12 क्वेश्चन अगर आएंगे तो बहुत अच्छे से आप कर लोगे। बस इनके लिए करना क्या है, रेगुलर क्लासेस करनी है, जैसे कि सर की क्लास सुबह 12 बजे होती है एग्रीकल्चर 24/7 पर, उसको अगर प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपका एग्रोनॉमी सॉइल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। मेरी डेली क्लास सुबह 9 बजे होती है जनरल एग्रीकल्चर की, इसमें कंप्लीट एग्रीकल्चर आपकी हो जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है वो सुबह 9 बजे होती है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। देन इनके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी रेगुलर क्लासेस में देखो, या फिर उनके अलग अलग अप्रोच पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा चैनल है एग्रीकल्चर 24/7, वहाँ पर अप्रोच पड़े हुए हैं। उन अप्रोच को फॉलो करोगे तो आपका एक एक सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। इसीलिए
जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, यानी जब आपने ये सॉल्व कर लिए, देन मॉक टेस्ट पे मूव करो, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको तो करना ही करना है, जो आपने 50% में तुक्के लगा दिए और सही हो गए उनको भी आपको प्रॉपर एनालाइज करना है, देन आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। जी सर। बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर, जैसे आपने बताया कि एग्रीकल्चर अड्डा पर आपकी क्लासेस होती है, इसके अलावा जैसे बच्चे अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह अगर आपका है तो वो भी आप बता सकते हैं, बच्चे बिल्कुल। तो वहां से हाँ लिंक्स वगैरह ले लेंगे उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक एग्रीकल्चर बाय आकाश सर है और एक एग्रीकल्चर बाय कृष्णा सर है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर बाय आकाश सर और एग्रीकल्चर बाय कृष्णा सर में कृष्णा सर KRA सर्च करिएगा, इसका भी एक अलग था। तो एग्रीकल्चर बाय आकाश सर या एग्रीकल्चर बाय कृष्णा सर, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको कोई भी समस्या हो, XYZ, आप हमारे विद्यार्थी हो, मतलब हमारे विद्यार्थी तो अगर तैयारी करते तो हैं, हम मानते हैं। आप हमसे कोचिंग ले रहे हो, ना ले रहे हो, फिर भी आप हम डायरेक्ट सर DM हमेशा करना। मानते हैं। हाँ, हम आपको वहीं पर रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल और अनवर सर के बाद तो आप जानते ही हैं कि वो तो आपको करवाते रहते हैं। बिल्कुल, आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर मेरे साथ। इंग्लिश विद अनुभव सर मेरा यूट्यूब चैनल है। एडिटोरियल की क्लास में सुबह 8 बजे 11 बजे सुपर मॉक में कॉन्सेप्ट क्लासेस भी चलती हैं। इसके अलावा इंग्लिश विद अनुभव सर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, बहुत सारे बना रखे हैं लोगों ने, लेकिन ओरिजिनल वो है जिसमें लगभग 26-27 हजार आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपकी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। जाते जाते बस ये बात कहना चाहूंगा कि समय है कम, फोकस की जरूरत पड़ेगी ज्यादा। जो भी आपको गाइडेंस दी गई है उसको बाय हार्ट लीजिए, आज ही से उसको इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में, और सीरियस हो जाइए। सीरियस का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली सीरियस हो जाइए, मेंटली रेजिलिएंट रहिए अपनी तैयारी के लिए। आपको कंसिस्टेंटली बार बार अटैक करना पड़ेगा एग्जाम पर, तब जाके क्वालिफाई होगा। आप हार नहीं मान सकते यहाँ पर, गिव अप करने का समय है नहीं हमारे पास। हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ब्रेक लेस रहना पड़ेगा, ब्रेक लेने का भी समय नहीं है। तब जाके जो है अगला साल आपके लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन होगा। आकाश सर, कृष्णा सर। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि इस समय किसी प्रकार का माइंड डाइवर्ट मत करिएगा। कोई आपसे कुछ भी करिए, मैं स्पेशली कहूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि जो बच्चे जिनको बार-बार इन चीज़ों में लिप्त रहते हैं, कि वो यहीं जाके वहाँ कमेंट कर दिया, यहाँ कमेंट कर दिया, इधर-उधर, तो मैं आपसे कहूँगा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नुकसान है, आपकी मेंटल पीस खत्म होगी। बस 1 मिनट, ठीक है? मेंटल पीस खत्म होगी, तो इसीलिए कोशिश ये करिएगा कि आप किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत होइएगा। आपका काम है नौकरी लेना, ठीक है? और आपका काम है प्रॉपर गाइडेंस लेना, तो वो आपको जैसे मिलता है आप करते रहिए, ठीक है? ओके। और जी। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव लोगों के पास नहीं रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। तो पॉजिटिविटी के साथ तैयारी स्टार्ट करो और बेहतर करो। तो अनवर सर ऑल के द वेरी साथ आप बेस्ट सभी को। जुड़िएगा। बिल्कुल, अनवर सर के साथ आप जुड़िएगा उनके बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल। पे, और हमारे साथ आप सुबह 9 बजे और 12 बजे और रेगुलर क्लासेस के साथ एग्रीकल्चर अड्डा को भी विजिट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ आपने यू। अच्छे से सुना। ऑल द बेस्ट। रिकॉर्डिंग बंद कर देना। Record